हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कल शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 रिमेनिंग रह गया था। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेती हूँ। चलो देखो, आपसे पूछा गया था पंचवर्षीय योजना जो है आपकी किस देश से ली गई है। तो आपकी सोवियत संघ से ली गई थी पंचवर्षीय योजना, रिसेंटली नोन एज रशिया। क्लियर, इसको आप रूस भी बोल सकते हैं। आपकी पंचवर्षीय योजना शुरू कब से हुई थी? 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो गई थी। पंचवर्षीय योजना के बारे में जितनी भी डिटेल्स थी हमने आपको सारी की सारी प्रोवाइड कर दी थी फाइनल पीडीएफ में। अब वो 300 पेजेस की हमको पीडीएफ बनी हुई है। हम आपको पेजेस निकाल के अभी प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट हम रिकमेंड करेंगे कि आप एक बार उस पीडीएफ को रीड कर लें। ऐसे ही बस लुक आफ्टर जो करते हैं ना, फास्ट फॉरवर्ड में, इस तरह से थोड़ा सा फास्टली रीड कर लें अगर, तो सही है। चलिए देखो, पंचवर्षीय योजना नोट डाउन करो जरा कुछ चीज़ें। पंचवर्षीय योजना आपकी सोवियत संघ से ली गई। इसके अलावा जो आपका यूएसए है, अमेरिका है, वैसे मैं ये चीज़ें आपको लिखा चुकी हूँ, प्रोवाइड भी की है। अगर मैं पीडीएफ ओपन करके बैठती हूँ तो मैं आपको टेलीग्राम पे अलग से पिक्चर या स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगी। यूएसए से आपका मौलिक अधिकार हो गया, प्रस्तावना भी आपका यूएसए से लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी आपकी यूएसए से ही ली गई है। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा हो गई, राष्ट्रपति का महाभियोग आपका यूएसए। तो आपका यूएसए से सारा कुछ लिया हो जाता है। अब जो है हमारा यूएसएसआर लिखा हुआ मिलेगा आपको, या आपको सोवियत संघ लिखा मिलेगा, या रशिया यानी कि रूस। तो आर्टिकल 51A के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपका रूस से लिए गए हैं। 5 ईयर प्लान्स आपके रूस से लिए गए हैं। जापान से आपका कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो आपकी जापान से ली गई है। इसके अलावा ब्रिटेन यूके में आपका सरकार का संसदीय स्वरूप जो है, कानून का शासन हो गया, एकल नागरिकता हो गई, रिट्स हो गई हमारी 5 तरह की, ये आपका ब्रिटेन यानी कि यूके से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया क्या है आपका, वाणिज्य की जो स्वतंत्रता है व्यापार और वाणिज्य के मामले में, वहाँ से लिया गया है। नोट डाउन आपको पहले भी हम करवा चुके हैं। टाइम निकाल के थोड़ा सा हम ही आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देंगे, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे ऐड होते रहना। कल हमने वहाँ पे 1957 की जो रिवॉल्ट थी उसको लेके सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेम किए हुए थे। जितना हमसे हो पाया इतना कम टाइम में उतना हमने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की थी, एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ रेट पूछी गई थी। जो क्वार्टरली थी वो थी आपकी 5.4%, क्योंकि क्वार्टरली पूछी गई थी। तो इन द सितंबर क्वार्टरली ऑफ 2024 इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट वाज 5.4%। क्लियर, स्लो डाउन हुआ था यहाँ पर। पहले कितना था, 6.7%। प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस क्वार्टर था उसकी अपेक्षा आपके यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रभावित होने के कारण पूछे थे। अच्छा, अब एक बात बताओ, मुझे जो कमेंट में पता चला, एक बच्चा बोला था कि हमें भारत चीन युद्ध भी मिला था ऑप्शन में देखने में, और भारत पाक युद्ध भी मिला था। अगर दोनों ऑप्शन दिए थे तो ईयर दिया होगा, ईयर वाइज आपको नोट डाउन करना रहा होगा कि 1962 में आपका भारत चीन युद्ध हुआ था और 1965 में आपका भारत और पाक युद्ध हुआ था। तो वहाँ पर या तो माइनर सी फॉल्ट होगी, कहीं आपको ईयर गड़बड़ दिया होगा, तो आपको सही आंसर चूज करना रहा होगा। हालांकि जो अपने थर्ड 5 ईयर प्लान था, ड्यूरेशन थी 1961 से 1966। जब फेलियर हुआ था उसका, तो उसके और भी रीजन्स थे। आपका भारत चीन युद्ध हो गया, भारत पाक युद्ध हो गया, इसके अलावा आपका ड्रॉट पड़ा था, सूखा पड़ा था जिसको आप बोलते हो, इन 1966 में, है ना। इस तरह से हुआ था। आपके संसाधनों में भी कमी पाई गई थी, काफ़ी रीजन्स थे। बट गो थ्रू द ऑप्शंस, आपको ऑप्शन में क्या मिला है, अगर भारत पाक और भारत चीन दोनों दिया था तो आपको ईयर चेक करना था। वहाँ पर ईयर एक का हो सकता है आपको ईयर गड़बड़ दिया हो। क्लियर, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर इस तरह का क्वेश्चन है और ईयर भी सेम है तो आप भारत चीन का युद्ध लगाइए, आपको मार्क मिलेगा। इसमें डाउट में मत रहिए, भारत पाक लगा दिया, भारत चीन नहीं लगाया, मार्क नहीं मिलेगा। कुछ कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो डाउटफुल, जिनके लिए आपका मार्क्स एक निकाल ही दिया जाता है कि अगर किसी बच्चे ने भारत पाक लगाया, भारत चीन भी लगाया और दोनों ही अपनी जगह सही हैं और ईयर भी अगर सही दिए हैं, तो वहाँ पर आपको मार्क दे ही दिया जाता है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन में डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। देखो, थर्ड ईयर जो हमारा प्लान था, कृषि पर फोकस किया गया था, ऑल्सो नोन एज गाडगिल परियोजना। द टेन्योर इज दिस 5 ईयर प्लान इज 1961 टू 1965। कंफर्म कर चुकी हूँ। चलो, इससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ और स्क्रीनशॉट लेके मैं टेलीग्राम पर शेयर करूँगी। आनंद मठ पूछा गया था, कब लिखा गया था, इन 1882 आनंद मठ लिखा गया था। द लैंग्वेज इज दिस बांग्ला लैंग्वेज, ठीक है, बांग्ला लैंग्वेज में लिखा गया था। आपका एक उपन्यास था, रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नोट डाउन करो क्योंकि मैं फ़ोन डिवाइस में कर नहीं पाऊंगी, इसलिए आप नोट डाउन करो। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था 1982 में, और एक उपन्यास था, और जो लैंग्वेज थी इसकी वो थी बांग्ला। इससे ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं आएगा, जितना था सब इतना ही था। बहुत ज़्यादा पूछेगा
तो अंदर घुस के वो लैंग्वेज ही पूछेंगे। एक चीज़ और सुनो, आनंद मठ जो होता है ये हमारा एक सन्यासी विद्रोह पर बेस्ड था। क्लियर हो जाएगा, अगर बेस्ड भी पूछ लेगा क्या था उसमें, तो एक सन्यासी विद्रोह पर उसके अंदर उन्होंने चर्चा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। भारत में आज़ादी से पहले किस चीज़ पर मुख्य रूप से निर्भर था? देखो खेती हमारा आज़ादी के पहले तक मोस्टली जीडीपी जो थी वो भी खेती से ही कवर हो रही थी। एग्रीकल्चर फील्ड ही थी, जो व्यवसाय था वो कृषि था, और जो ज़्यादा लोग थे उसमें इंटरेस्टेड थे वो कताई बुनाई हस्तशिल्प इन सब में इंटरेस्टेड रहते थे। मुख्य रूप से अपना खेती ही था। जन घनत्व पूछा गया था, भारत का जन घनत्व कितना है? तो जो हमारी डेंसिटी है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पहले भी बताया था, हर बार बताया था, सेंसस करवाया था, पढ़े हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। अभी अगर नहीं कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। तो ये हो गया आपका, ये 15वीं जनगणना थी, श्री चंद्रमौली के द्वारा की गई थी, प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। इस साल की इसलिए नहीं हुई, ड्यूरिंग कोविड नहीं हो पाई थी। आगे चलते हैं, जो स्लोगन था वो भी बताया था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका स्लोगन रखा गया था। आगे, निजी कंपनी पर प्रतिबंध हटाना क्या कहलाता है? जब भी आप किसी निजी कंपनी से रेस्ट्रिक्शन हटाते हैं तो वो आपका उदारीकरण कहलाता है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत जो गवर्नमेंट है कुछ निजी व्यक्तित्व गतिविधियों पर लगे जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको हटा लिया जाता है। मतलब एक तरफ से आप कह सकते हैं उदारीकरण आपका तब होता है जब प्रतिबंधित चीज पर से प्रतिबंध जो होता है वो हटा दिया जाता है और सरकारी नियमों में कुछ छूट या ढील दे दी जाती है इंसान को। क्लियर? अभी भी कुछ डाउट लगे तो मेरे को बताना। आगे चलते हैं, खरीफ की फसल पूछी गई थी, ऑप्शन के थ्रू जाइए, हमने आपको यहाँ पर मेंशन कर दी है। आपको ऑप्शन में क्या मिला था एक बार उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है? जितना होता इसी में से आपको ऑप्शन मिल गया होगा। और भी अपना चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, रागी, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, कुछ छूट भी गई है मेरे ख्याल से, तो आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग ले लेना। एक आपका नेवल अभ्यास पूछा गया था, नेवल डिफेंस एक्सरसाइज पूछी गई थी, भारत और ओमान के बीच हुई थी, तो नसीम अल बहर थी आपकी। एक और है U19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 की बात हुई थी। अच्छा ठीक है, एक और आपका युद्ध अभ्यास था अल नजह। देखो ये जो अभ्यास था ये आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास था, पर हमसे नेवल वाला पूछा गया था, नौसैनिक अभ्यास पूछा गया था, तो इसलिए आपका नसीम अल बहर हो जाएगा। अंडर 19 जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते थे? यहाँ पर कुछ गड़बड़ है मुझे लग रहा क्वेश्चन फ्रेमिंग में, क्योंकि मुक्केबाजों ने टोटल पूछा था, भारत ने कितने पदक, ठीक है, मुक्केबाजों ने अकेले 17 पदक जीते थे भैया भारत में। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ है, इसके लिए मेरे को माफ़ करना, मैंने देखा नहीं है, मुझसे गलती हो गई है। मैं इस क्वेश्चन को टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इस क्वेश्चन को शायद रीड नहीं किया है सही से। यहाँ पर आपके पदक जो है ज़्यादा थे, 4 नहीं थे भाई, बॉक्सर्स तो भारत के अकेले 17 थे। चलो मैं इसको एक बार चेक करके फिर बताऊंगी, गलत आंसर नहीं करना है। चलो, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 0 से 6 वर्ष की आयु जो जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया था 13.93 मिला होगा या 13.12 मिला होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में डाउट नहीं है, लेकिन आपके ऑप्शन से एक बार चेक कर लेना दोनों में क्या था, क्योंकि 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछा, जनगणना के अकॉर्डिंग, तो 0 से 6 साल के जो बच्चों की संख्या थी वो आपकी 13.12% मैंने पढ़ी थी। अब ये जो पहले थी वो तो 15.9 समथिंग थी। यहाँ पर एक बार देख लेना आपको ऑप्शन में कौन सा मिला था, अगर 13.93 मिला होगा और 13.12 नहीं दिया होगा तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, और हमने क्वेश्चन 1 कराया तो हमने आपको वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें और बता दी कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। आगे चलते हैं, जमींदारी व्यवस्था उन्मूलन के कारण पूछे गए थे, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, बता रहे स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शन थे, तो स्टेटमेंट तो हमें नहीं मिले हैं, तो इसलिए आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको टिक करना। आगे चलते हैं, 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? एक मिनट, ओके, देखो जो जमींदारी वाला था इसमें आप कुछ कारण लिख लो, जैसे कि जो जमींदार वर्ग था तो किसानों के शोषण से हो गया था उसमें ज़्यादा, तो वहाँ पर उसका विरोध भी हुआ था, ठीक है, तो इसका आप ऑप्शन के थ्रू जाइए, स्टेटमेंट थोड़ा सा हमें कंफर्म नहीं है यहाँ पर।
1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। उनको वीर कुंवर सिंह के नाम से भी जाना था। विद्रोह किया था इन्होंने 1857 में। कहाँ से? बिहार से। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको नहीं करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा तो एक ये आएगा कि कहाँ, किस किले पर, किस जिले में मुख्यालय पर हमला किया था, तो उन्होंने आरा में हमला किया था। ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लो अगर इससे आएगा तो। ज़्यादा डीप जाएंगे तो वो इसी तरह से पूछेंगे फिर, क्योंकि आप ऊपर पढ़ के छोड़ोगे और वो अंदर घुस के पूछेंगे। अब आप पढ़ोगे नोबेल आनंद मठ और वो भाषा पूछेंगे बांग्ला, तो आप गड़बड़ कर जाओगे यहाँ पर। तो कुछ भी पढ़ो, कोशिश करो डीप में पढ़ो थोड़ा सा, क्योंकि एग्जामिनर एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं दे रहा है। एसएससी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए हैं इस साल। मुझे लगता था एसएससी क्वेश्चन रिपीटेशन सबसे ज़्यादा करता है, किया है रिपीट, बट लैंग्वेज थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, क्वेश्चन फ्रेमिंग थोड़ा सा गड़बड़। अंग्रेजी शासन में भू राजस्व टैक्स का असर क्या हुआ था? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, ऑप्शन के थ्रू जाना। भू राजस्व नीति से भारतीयों को बहुत नुकसान हो गया था, उनके जीवन में बदलाव आए थे, उनको आर्थिक संकट हो गया था, भू राजस्व नीति का असर हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए आप अपने ऑप्शन के थ्रू आंसर टिक कीजिएगा, जिसका हमें एक ऑप्शन में कंफर्म नहीं होता है हम आपको आंसर मेंशन करके नहीं देते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पूछी गई थी, कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल आपका हो जाएगा 315 से 323 के अंतर्गत आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ा रही है। और आपका पार्ट हो जाएगा 14th। जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति होती है वो होती है 6 साल के लिए या 62 साल की उम्र के लिए होती है, मतलब जो भी आपका पहले हो। इस तरह से अगर आप एज के थ्रू हैं तो आप उसके थ्रू सेलेक्ट हो जाएंगे, इस तरह से। आगे चलते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को एरोस्पेस में किस मिशन के तहत भेजा जाएगा? गगनयान में रखा गया था, पहले मानव रहित, फिर आपका इससे भेजा जाएगा और फिर वापस भी ला दिया जाएगा। चलो, सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? बित्रा, जो कि लक्षद्वीप में स्थित है। पर द डाउट इज फोर्थ, 3 ऑप्शन हमें पता है, चौथा ऑप्शन हमें पता नहीं इसमें क्या आया था। सैट की स्थापना पूछी गई थी किस अधिनियम के तहत? तो आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत हुई थी। एक आपका वैधानिक निकाय है, तो इसको ध्यान रखना, जो वैधानिक संवैधानिक पूछ लेता है तो इसको ध्यान रखना, ये वैधानिक निकाय में आपका आएगा। हो सकता है आपको नाम दे के पूछ ले कौन सा एक वैधानिक निकाय है। सही है, हो जाएगा। 1992 में थी, धारा 15K के तहत हुई थी, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। आगे, कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? जो हमारा 10 डिग्री चैनल है ये अलग करता है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे चलते हैं। 2024 में 1.52 लाख करोड़ का बजट आवंटन किया गया था और सेक्टर पूछा गया था कि किस सेक्टर में आपका 1.52 लाख करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये है आपकी फील्ड एग्रीकल्चर में दिया गया, कृषि और कृषि से रिलेटेड ही जो और सेक्टर्स हैं उनमें आपका इतना 1.52 लाख करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्लियर? सखी योजना पूछी गई थी, किसके तहत चलाई गई? तो आपकी एक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन योजना है आपकी, आप LIC बोल सकते हैं, एक LIC प्लान है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसमें है क्या, 10th पास जो वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, वो आवेदन कर सकती हैं। इसके 18 से 70 साल की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये है आपका इस योजना के बारे में एक समरी बोल सकते हैं, शॉर्ट में हमने आपको बता दिया है। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो आप अपने आप से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैरा हम ऐड नहीं करेंगे कि फालतू की आपको नॉलेज प्रोवाइड कर दें, जितना हमें लगता है ज़रूरी उतना हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्स्ट्रा डीप पढ़ना है तो आप अपना सर्च करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा आपके पास टाइम अवेलेबल हो। 1857 की क्रांति के समय बंगाल के शासक कौन थे? चार्ल्स जॉन कैनिंग, ऑल्सो नो एज क्लेमेंसी कैनिंग, याद रहेगा, पहले भी बता चुके हैं इनके बारे में। इन्होंने कॉलेज की स्थापना की थी, उनके कार्यकाल में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आया था। इन्होंने 1857 के विद्रोह को अच्छा खासा दबाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी इनके शासनकाल में। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय भी बने थे। क्लियर? 3 विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की थी उन्होंने। दंड संहिता भी लागू की गई थी, और दंड संहिता आपकी कब लागू हुई थी? 1858 में, ध्यान रखना। 57 आपका विद्रोह हुआ था, 58 में आपकी संहिता लागू हुई थी। क्लियर? चलो, 2024 में कितने शिक्षकों को पद्मश्री अवार्ड, आपका GD में भी क्वेश्चन आया था, 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के तहत आपका प्रदान किया गया था। बंधन बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए एक बचत खाता स्कीम लॉन्च की थी, जिसका कि नाम है आपका अवनी। बड़ी की मात्रा लगा दो, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। महिला ग्राहकों के लिए अवनी नाम का बचत खाता लॉन्च किया था।
था क्या मोटिव? आपका महिलाओं को वित्तीय हेल्प करने के लिए ये आपकी सुविधा चलाई गई थी। इसके साथ जब आप ये कहा था ओपन करते हैं आपको एक डेबिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। एयरपोर्ट लाउंज पे जो लाउंज होता है ना, उस पे मुफ्त एंट्री की घोषणा कराई गई थी। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा था। काफ़ी सुविधाएं दी गई थी। आगे चलते हैं। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? अकबर की जो पुस्तक है ये आपकी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। फारसी में लिखी गई थी। उनके दरबारी थे, इतिहासकार थे और उनके जीवनी लेखक थे। याद रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, अकबर के शासनकाल में उनका जो आत्मकथा है वो लिखा था अबू फजल इब्न मुबारक। ठीक है, इनका पूरा नाम यही है, आपसे यही पूछेंगे। और ये 9 रत्नों में से एक थे। ये बात अच्छी है, ये याद करने वाली है। 9 रत्नों में से इनके एक थे। संविधान संशोधन विधेयक किसके अनुमोदन के बाद अधिनियम बन जाता है? तो भैया अप्रूवल लगता है राष्ट्रपति जी का। संसद के दोनों सदन और राज्यसभा के विधानमंडलों के अनुमोदन वो पास कर देते हैं। उसके बाद आपका जो फाइनल स्टैंप लगता है वो लगता है राष्ट्रपति की स्वीकृति से अधिनियम आपका बन जाता है। आगे चलते हैं। एक आपका जमींदारी सिस्टम से आया था, अभी क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। ऐसा कुछ था कि डीपीएसपी से कैसे संबंधित है, इस तरह से लैंग्वेज की जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो हमें एकदम कंफर्म नहीं है, इसलिए हम आपको कुछ गलत नहीं बता रहे, केवल क्वेश्चन फ्रेम किया है हल्का सा, ताकि किसी को याद हो तो आप हमें इन्फॉर्म करो। फुट कौन सी इकाई है? आपकी एसआई यूनिट है। फुट, इंच और यार्ड एसआई हो जाते हैं ना। चलो आगे। हरिप्रसाद चौरसिया आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? फ्लूट वादक हैं, बांसुरी वादक है, गीत गोविंद के लेखक हो जाएंगे आपके जयदेव, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश है? आपका उत्तर दिशा में पूछा था, तो यहाँ पर आप ऑप्शन टिक हो जाएंगे। आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख मिला था। देखो, भारत के उत्तर में आपका हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, जम्मू कश्मीर हमने मेंशन कर दिया है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है और यूपी भी है। तो यहाँ पर उत्तर में है ये सारा कुछ। आपको अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपके ऑप्शन में आपको क्या मिला था? उत्तर मैदानी भाग को दक्कन के पठार से अलग करने वाली सीरीज पूछी गई थी। श्रृंखला कौन सी है? तो आपकी जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है, आप विंध्याचल बोलते हैं, वो आपके उत्तर के मैदानों को दक्कन के पठार से अलग करता है। क्लियर? ज़्यादा उतना बहुत ज़्यादा देखो डीप में पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन में इतना पढ़ने लायक है कि आप 2-2 3-3 पेज भर देंगे, लेकिन टाइम की कमी के कारण जितना बता रहे हैं उतना ही ज़रूरी है। वंदे मातरम कब लिखा गया था? 7 नवंबर 1876 बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्लियर? उनकी एक बुक आई थी आनंद मठ, वो आपके 1882 में लिखी गई थी। इसके अलावा इन्होंने 1950 में संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रीय गीत भी इनका अपनाया था। चलो, 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय एकता के लिए महोत्सव शुरू किया गया था। कौन सा पूछा गया था? अगर गणेशोत्सव पूछा गया था, गणेश उत्सव जो होता है हमारा, एक ही में लिखा है गणेशोत्सव, ये आपका 1864 में हो जाएगा। और अगर शिवाजी पूछा गया, जो मुझे पता है वो आपका ये पता है कि आपको ऑप्शन में शिवाजी उत्सव मिला था। आप कंफर्म करो या कर लो, लेकिन मुझे यही पता है कि आपका शिवाजी उत्सव पूछा गया था। अगर ये पूछा गया था तो आपका हुआ था 1895 में। क्लियर? अगर डाउट लगे तो कमेंट करो। क्वेश्चन रिलेटेड आया था सेबी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 2 क्वेश्चन मिले हैं। क्वेश्चन का कंफर्मेशन नहीं है, मेंशन कर दिया है, तो सेबी से एक बार रीड कर लेना। देखो, सेबी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आपकी जो स्थापना हुई थी वो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अनुसार हुई थी। कब? 12 अप्रैल 1992। तो अगर ये लिखना चाहो तो ये लिख लो, 12 अप्रैल 1992। ये सारी वीडियो मैं वापस से रीशेड्यूल करूँगी, फिर से वीडियो बनेंगी, फिर से आपको हैंड रिटन नोट्स में आपको पीडीएफ प्रोवाइड होंगी। इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी लिख भी नहीं पा रहे हैं तो उतना ज़्यादा। मुगल किस वंश के शासक थे? तो यहाँ पर तैमूरी, इस तरह से कुछ आंसर मिला था, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आपको तैमूर वंश मिला होगा। ठीक है, तो तैमूर मिला होगा, तैमूरिड नहीं होता है, ये आपका इंग्लिश फॉर्म है, ये आपका तैमूर लिखा हुआ मिला होगा। तो ये तैमूर वंश के हैं। बाबर हो गए, ये मुगल वंश के शासक थे, तैमूर के 5वें वंशज थे, है ना। इस तरह से आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों के द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद किसके समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमने आपको पहले बोला जब दोनों सदन आपके अप्रूव कर देंगे उसके बाद जो फाइनल अप्रूवल होगा वो आपका लगेगा प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के बाद नाना साहब कहाँ चले गए थे? 2 ऑप्शन है, नेपाल, भूटान, दोनों में से कोई एक होगा, वन ऑफ देम।
पता तो नेपाल का है, हो सकता है और भूटान दिया हो, तो हमने आपको दोनों मेंशन कर दिए। सुनने में था, देखो कन्फर्मली नहीं था, सुनने में था कि या तो वो नेपाल चले गए और वहाँ जंगलों में रहने लग गए, या वो भूटान चले गए। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो आपको 90% मैं श्योर हूँ नेपाल था, अदरवाइज़ तो कोई बात ही नहीं है, मैंने दोनों मेंशन किया आपकी सुविधा के लिए। आर्टिकल 244 पूछा गया था, तो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र में प्रशासन से रिलेटेड है। 244 पूछा गया था, देखो जो अनुसूचित जाति और जनजाति वाला आर्टिकल आया है, जो आपको 300 आर्टिकल बता रहे हैं ना, 300 वाला आर्टिकल आया ही नहीं है। आर्टिकल आपको जो ऑप्शन में मिला है वो मिला है 240 शायद, और 242, 246, 44, 46 और 50, नहीं 2004, सॉरी 240 नहीं मिला है, 242, आर्टिकल 244, 246 और 250, ये 4 ऑप्शन में मिले, तो वहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा आर्टिकल 244। चलो नेक्स्ट है हमारा, तलाक से जुड़े मामले जो हैं उनकी सुनवाई आपकी जिला न्यायालय में होगी, या जिनको आप जानते हैं पारिवारिक न्यायालय के रूप में। आपकी जो धारा लगेगी वो हो जाएगी 13B के तहत आपकी याचिका दाखिल होती है तलाक वाली। क्लियर। नेक्स्ट, उस्ताद अमजद अली खान भारत के प्रसिद्ध संगीतकार थे, किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? सरोद वादक थे। अलाउद्दीन खान, देखो आपको दोनों क्वेश्चन में से लैंग्वेज क्या मिली वो देख लेना, यहाँ पर आपका नाम मेंशन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है इसमें, यहाँ पे मैंने नाम मेंशन नहीं किया है, तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, आपके सरोद वादक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली शिफ्ट में तो इतने ही क्वेश्चन मिले। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में करो। शिफ्ट 3 के क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, और कुछ स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे चैट बॉक्स स्टूडेंट्स के लिए खोल दिया गया है, आप अपनी बात वहाँ पर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, और पढ़ाई रिलेटेड बात ही अगर आपको ज़रूरी लगता है तो आप करिए, अदरवाइज़ नॉर्मल चैट डिस्कशन नहीं होगा, पढ़ाई से रिलेटेड आप कुछ भी अपना डाल सकते हैं। शिफ्ट 3 में जो भी क्वेश्चंस मिले हम आपको भी जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहिए। PDF प्रोवाइड कर देंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए।